बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हमने एक टॉपिक के बारे में पढ़ा था, हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था और बड़ी डिटेल में पढ़ा था और उसी क्लास में हमने उस टॉपिक को फिनिश कर लिया था। अब हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है इंक्लाइन प्लेन। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है चैप्टर का और इस टॉपिक की डेरिवेशंस को हम कवर करेंगे जो बहुत आसान सी हैं। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम अगला चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन शुरू करेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो एक हम इंक्लाइन प्लेन के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद इस डेरिवेशन के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसको ड्राइव करेंगे हम। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? एक प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक एंगल थीटा बना रहा होता है, वो क्या कहलाता है? इंक्लाइन प्लेन। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि एक दीवार है और ये ज़मीन है। ठीक है, आपने एक प्लेन लेके आए जो कि आपने इस तरीके से लगा दिया कि इस वॉल से उसकी साइड टच हो रही है और एक साइड जो है वो समझ लें आपके पास उसकी ज़मीन की से टच हो रही है। तो ये क्या बन गया? इंक्लाइन प्लेन बन गया। ये हमें मदद देता है हैवी लोड लिफ्ट करने में। आपने इसकी मिसाल देखी होगी कि ट्रक है, मिसाल के तौर पे ट्रक से आपने देखा होगा सामान निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक वो वुड का एक प्लेन सा होता है वो लगाते हैं और जो है ना सामान को जो है वो निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? एक इंक्लाइन प्लेन होता है। इस तरीके से आपने देखा हो कोई ऊंचाई की जगह होती है, जैसे घर ऊंचे बने हुए होते हैं, तो वहाँ से सामान निकालना हो, या कोई एक शॉपिंग मॉल है वहाँ से आपने देखा हुआ आजकल तो कि ट्रॉलीज होती हैं, तो उसके लिए हम एक प्लेन इंक्लाइन प्लेन यूज़ कर रहे होते हैं ट्रॉली की मूवमेंट के लिए, और मुख्तलिफ एप्लीकेशन की मिल रही होती हैं। बहुत कॉमन बताऊँ तो ये लोडिंग अनलोडिंग जहाँ होती है ना, वहाँ बड़ा कॉमनली नज़र आता है ना कि आपने ट्रक के ऊपर ये ट्रक की साइड पे लगा दिया और सामान इससे आप जो है वो नीचे ला रहे हैं या ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक एंगल थीटा बनाता है, ये इंक्लाइन प्लेन बनाता है। इट हेल्प अस टू लिफ्ट अ हैवी लोड। ये हैवी लोड लिफ्ट करने का काम आता है। ठीक है, तो ये हमारा काम आसान कर देता है। हम मिसाल के तौर पे आपके पास एक ट्रक पे आपसे सामान आपने नीचे उतारना है, आप उठाएं उसको नीचे रखें, ये मुश्किल है। बजाय है कि आपने उसके ऊपर एक ट्रक ये है, आपने प्लेन लगाया, यहाँ से सामान उसके ऊपर रखा और वो खुद ब खुद नीचे आ गया, या थोड़ा सा उसको आपने फोर्स दी उसकी वजह से उसको नीचे ले आया। ठीक है, आज हमारे पास क्या है सवाल? दो हमारे पास डेरिवेशन है और दोनों में थोड़ा सा बस फर्क है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी मूव्स डाउनवर्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। दोबारा पढ़ लूँ, जरा क्लियर हो जाएगा। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी मूव्स डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। हमें जो है वो एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है फोर्स के लिए और एक्सेलरेशन के लिए, जबकि इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो फोर्स है और एक्सेलरेशन है वो हमें निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कोई फोर्स का तस्करा नहीं किया कि यहाँ पर इस बॉडी को ड्राइव किया जा रहा है या कोई इसको धक्का लगाया जा रहा है। बस उन्होंने कहा कि बॉडी इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रही है, नीचे की तरफ इंक्लाइन प्लेन से एक बॉडी आ रही है और हमें ये जो जिस फोर्स से मूव कर रही है, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, वो हमने निकालनी है। और हमने क्या चीज़ निकालनी है? हमने एक्सेलरेशन निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि इस बॉडी पे जो फोर्सेस हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहली तो जो फोर्स आपको नज़र आती है किसी बॉडी में, वो वेट की फोर्स होती है। ठीक है, जो कि mg के बराबर होती है। वेट mg के बराबर होता है, तो ये फोर्स वेट की है और ये फोर्स जो है ना mg के बराबर होगी। अच्छा, अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, देखिए दो एक्सिस होते हैं ना, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारा मोशन एक्स और वाई एक्सिस में नहीं है। ठीक है, जो हम यूजुअली ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले रहे होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि एक्स वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं। मैं अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात करूं तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है ना, डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक्सिस जिस मोशन में एक्सिस है, अगर आप उसको ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगे। तो यानी ये एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया हमने, यानी ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करूं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सिस जो होते हैं जरूरी नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रॉ करें, आप कैसे भी ले सकते हैं। आप इस तरीके से ले रहे हैं, आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने क्यों आज ये ऐसे लिया, मैंने एक्स को क्यों लिया, वाई को इस तरह लिया। ठीक है, आज मैंने इसको जो है ना इस तरीके से इसलिए लिया है कि मैंने एक्स एक्सिस को इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन कंसिडर किया है।
ठीक है, ताकि मेरे पास जो मजीद जो फोर्सेस मुझे निकालनी है, जो चीजें निकालनी है, वो आराम से निकल आए। इसलिए मैंने जो एक्सिस रखा है, वो एक्स एक्सिस जो रखा है मैंने, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में रखा है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, ठीक है, किस चीज की, थीटा की। तो देखिए जो एंगल थीटा यहां पर होगा वही एंगल यहां थीटा होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं ताकि फिर आपके लिए आसानी हो जाए। जो एंगल थीटा यहां पर होगा वही एंगल थीटा यहां पर होगा। तो ये मैथमेटिक्स से आया है, कोई खास बात नहीं है, इजीली आपको दिखा लूं। देखो बेटा, ये आप देखो, ये है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये तो आप तो क्लियर है, एंगल तो थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 है, ठीक है, ये एंगल 90 है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसमें जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो एक एंगल 90 होगा, तो टोटल जो एंगल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, 3 एंगल हैं, वो बराबर होते हैं 180 डिग्री के। अब एक एंगल जो है ना वो बराबर हो गया 90 डिग्री के। इनमें से फर्ज करें ये एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया है, तो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 180 डिग्री है, 90 डिग्री वहां जाएगा, जब 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो 90 डिग्री बच जाएगा। यानी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 2 एंगल बच जाते हैं, ये मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। यहाँ पर जो 90 किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 2 एंगल्स होते हैं ना, उनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी ये एंगल 90 है, तो ये जो एंगल है और ये जो बच गया एंगल, ये किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अल्फा समझ लो आप थीटा है, और बीटा समझ लो ये एंगल है जो मुझे मालूम करना है। ठीक है, तो बीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आसान सी बात है। देखो बेटा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल 90 है। जब ये एंगल 90 है तो बाकी जो 2 एंगल बच गए उन दोनों को मिलाओगे, सम करोगे तो 90 डिग्री आएगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पर इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री था। मैंने ये अल्फा को थीटा पुट कर लिया, बीटा को मैंने निकालना है, तो बीटा आ गया 90 माइनस थीटा। सही है। अब यहां पर देखो जरा, जब ये 90 माइनस थीटा है, देखो मेरी बात गौर से देखना बेटा, ये थोड़ा मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसको, और इसको कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा। यहां पर जो एंगल है ना, यहां से इसका और इसका जो एंगल बन रहा है ना, वो 90 डिग्री है। यानी ये जो पूरा एंगल है, बल्कि मैं स्क्वायर कर इसको वैसे नहीं बनाता, राइट एंगल से, राइट एंगल एक स्क्वायर से नोट होता है, ये पूरा एंगल जो अगर मैं लूंगा ना तो ये 90 डिग्री होगा। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। दोबारा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, देखो वो उसको छोड़ दो, अब ये देख लो, ये एक लाइन आ गई, ये एक लाइन आ गई। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ये 90 माइनस थीटा है, और ये ओवरऑल बात करूं मैं तो ये 90 डिग्री है, वो टोटल 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा है। तो जो बच गया ये 90 माइनस थीटा, जो बच गया उसको हम ऐसी गामा, उसको हम ऐसी कोई भी एक, मैं ऐसे ही सिंबल दे देता हूं, मैं इसको ऐसी ये सिंबल दे रहा हूं। ठीक है, ये सब मिला के क्या होगा, 90 होगा। तो सॉल्व करोगे तो जो एंगल बच गया वो हमारे पास 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 90 90 कैंसिल हो जाएगा, थीटा उधर गया तो सॉरी माय बैड, साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो जब ये पूरा एंगल 90 है और इस एंगल के 2 टुकड़े, एक ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये 90 माइनस थीटा है, जो बाकी बच गया वो फिर क्या हो जाएगा, वो थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से एंगल थीटा आ रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर आप कहीं भी इस पे कंफ्यूज है तो वीडियो को आप जो है ना थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें, आपको ये थीटा की जितनी बातें हैं बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। और आसान बात यह है कि याद रखो कि जो एंगल यहां पर होगा वही एंगल यहां पर होगा। ठीक है, थीटा में इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, आगे हम चलते हैं बजाय एक ही थीटा को सोचने के। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा बाद में कैसे थीटा आया, और कोई जरूरत भी नहीं है इसकी इतनी ना, जो ये याद, आप बस इतना याद रख लें बहुत है। बाकी किस तरह से मैथमेटिकली आया वो आपको मैंने बता दिया। अगर इसको आपको डिटेल में समझना है तो वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता समझ के देख लें। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जब मैं आप ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो अभी इस चीज़ को अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में अभी इग्नोर करें, अभी डेरिवेशन देखें, फिर ये बाद में समझ लिया, क्योंकि अभी हमारा मकसद जो है वो डेरिवेशन है। अच्छा जी, अब आपको मैं एक बात बताऊं
तो अच्छा, मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी ना कि एक्सिस आपकी मर्जी नहीं है, अब आपकी मर्जी आप कैसे भी लें, जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेना है, और ये आज क्लियर हो गया। अच्छा, ये हमारे पास एक वेक्टर है, उसको बड़ा करके बना लेते हैं चलो थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए। देखो बेटा, ये एक वेक्टर है, इसका एंगल थीटा है एक्सिस से। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा v cos थीटा के, और जो y कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा v sin थीटा के। तो cos किसके साथ आ रहा है? x कंपोनेंट के साथ आ रहा है, और x से ही एंगल बन रहा है। इस तरीके से जो y कंपोनेंट है वो क्या आ रहा है? v sin थीटा आ रहा है। और दूसरी बात ये कि जो थीटा एंगल है ना वो y से नहीं x से। इसका मतलब ये निकला कि अगर हमारे पास जिस एक्सिस से एंगल बन रहा हो, एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है ना, तो उसके साथ cos थीटा लगेगा, उसका कंपोनेंट जो है वो cos थीटा से आएगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा हो उसका जो कंपोनेंट है वो किससे आएगा? v sin थीटा से आएगा। ये काम की बात है जो आप याद रख लें। अगर यही एंगल मिसाल के तौर पर यहां से बन रहा होता, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल बीटा है, ठीक है, अब एंगल y एक्सिस से बन रहा है, तो हमारे पास जो y कंपोनेंट आएगा वो v cos थीटा से आएगा, cos बीटा से आएगा, और s कंपोनेंट जो है वो v sin बीटा से आएगा। इसी केस के लिए मैंने आपको दो चीजें बता दी। देखो, पहले हम बात करते थे कि x एक्सिस से एंगल थीटा बन रहा है, तो यहां पर थीटा एक्सिस से बन रहा है, तो s कंपोनेंट v cos थीटा से निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है, तो उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी। इस तरह v y है वो निकलेगा v sin थीटा से, ठीक है। ये हमने पहले निकाला था कि cos अप्लाई करें आप sin अप्लाई करें, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो अप्लाई करें, आपके पास जो है ना आ जाएगा कि cos थीटा vx ओवर v के बराबर होता है, तो vx v cos थीटा के बराबर होगा। तो यहां पर हमें पता ये लगा कि जिस एक्सिस से एंगल बन रहा हो वो उसका कंपोनेंट, उस एक्सिस का कंपोनेंट cos थीटा से निकलता है, और जिस एक्सिस का एंगल ना बन रहा हो उसका sin उससे निकलता है, sin थीटा से निकलता है। अब यही मैंने आपको बात कही कि फॉर एग्जांपल यहां आप देख लो, यहां पर आप फर्ज कर लो कि बीटा एंगल बन रहा है y एक्सिस से, तो y वाला cos से निकलेगा, लेकिन फिर cos बीटा लोगे आप, क्योंकि एक्सिस से एंगल बीटा बन रहा है, इस तरह v sin थीटा से बन रहा है। बहरहाल ये एक मिसाल थी, इसको हटा दें, ऐसा कुछ हम अभी नहीं करने जा रहे, इसलिए हम ये इतना समझना हमारे लिए काफी है कि जिस एक्सिस से एंगल बन रहा होता है उसके कंपोनेंट हम किससे निकालते हैं? cos थीटा से निकालते हैं उस तरह, और दूसरे कंपोनेंट जो होता है वो sin थीटा से निकलता है। तो देखो हमारे पास ये जो वेट का जो वेक्टर है, देखो ये ना एक्स एक्सिस के अलाउंग है ना वाई एक्सिस के अलाउंग है। जो अभी जो करंट एक्सिस हमने ली है इसमें ना एक्स के अलाउंग है ना वाई के अलाउंग है, ठीक है। ये इस तरीके से आ रहा है कि ये दोनों के अलाउंग है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स में। तो ये एक वेक्टर ये आ गया और एक वेक्टर ये आ गया, ठीक है, ये रिजॉल्व हो गया, ये वेक्टर आ गया, ये वेक्टर ये आ गया और एक वेक्टर ये आ गया। अच्छा, ये जो वेक्टर है ये होगा mg cos थीटा, क्योंकि एंगल इससे बन रहा है, ये होगा mg sin थीटा, क्योंकि एंगल इससे नहीं बन रहा बल्कि दूसरे एक्सिस से बन रहा है, ठीक है। तो ये एक पते वाली बात थी जो यहां से साबित हो रही है। उधर आप इतना बना, उस पर भी आप अगर cos का रेशियो लगाए तो निकल आएगा, लेकिन वहां लगाने की जरूरत नहीं, बस यहां समझ लो। चलो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं। देखो ये vx है ना, और ये vy है, और ये क्या है v है, ठीक है। cos थीटा लगाओगे, cos थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस है आपके पास vx और हाइपोटेन्यूज आपके पास v है, तो इस तरीके से vx आ जाएगा v cos थीटा। जबकि आप sin थीटा लगाओगे, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा vy ओवर v sin थीटा, तो vy आ जाएगा v sin थीटा। 12 मैंने इसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया। तो जिस एक्सिस से एंगल बन रहा था उसका कंपोनेंट cos थीटा से आया, और जिससे नहीं बन रहा था परपेंडिकुलर एक्सिस था उसका किससे आया? साइन से आया। तो अभी चूंकि हमारे पास जो वेट का जो वेक्टर था वो एक्सिस के अलाउंग नहीं था, तो हमने एक्सिस के अलाउंग उसे रिजॉल्व कर लिया। ये आ गया mg cos थीटा और ये आ गया mg sin थीटा, ठीक है। अब ये जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये हमारे पास जो बॉडी जो है हमारे पास ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो जाहिर सी बात है जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। ये लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था। तो फ्रिक्शन क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। जबकि यहां पर चूंकि ये इस इंक्लाइन पर अगर गौर करें तो ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है वर्टिकली, या ये जो ये एक्सिस जो है
इसके अलोंग वेट वाला ये वाला जो एक्सिस है इसके अलोंग कोई मोशन नहीं है, तो इस क्योंकि फोर्स मौजूद है mg cos थीटा लेकिन कोई मोशन मौजूद नहीं, तो लाजमी तौर पर रिएक्शन मौजूद होगा, क्योंकि हम कहते हैं जब एक्शन होता है तो रिएक्शन लाजमी तौर पे मौजूद होता है। तो ये कैसी बात है, देखिए ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। अभी नीचे की तरफ mg cos थीटा, mg नहीं लगा रही, पहले तो हॉरिजॉन्टल होती थी, पूरा का पूरा वेट अप्लाई हो रहा होता था, अब ये इंक्लाइन हो गई, तो mg cos थीटा के बराबर फोर्स जो है ना, ये फंस कर बॉडी एक्सर्ट कर रही है इस प्लेन के ऊपर, तो प्लेन भी उतनी ही फोर्स रिएक्शन की फॉर्म में एक्सर्ट करेगा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि बात आसान हो जाए। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि एक प्लेन, एक कोई भी प्लेन जो कि एंगल थीटा बना रहा हो एक्स एक्सिस से, वो क्या कहलाता है हमारे पास, इंक्लाइन प्लेन कहलाता है, और एक काम आता है हमारे पास हैवी लोड को लिफ्ट करने में, ठीक है। अब हमारे पास ये डेरिवेशन ये कह रहे हैं डेरिवेशन में कि अगर एक बॉडी है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ आ रही है, तो आप जो है वो फोर्स और एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकालें। तो पहली चीज तो मैंने क्या किया, इसके फोर्सेस को देखा, तो पहली फोर्स जो मुझे नजर आई वो वेट की फोर्स थी, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड थी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो मोशन है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना वर्टिकल डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द मोशन तो इंक्लाइंड है, ये थीटा की डायरेक्शन पे, तो बजाय ये कि मैं यहाँ यूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस बना के काम करूं, बेहतर ये है कि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में मैं एक्सिस ले लूं, तो लिहाजा उसी डायरेक्शन में मैंने एक्सिस ले लिया और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो एंगल थीटा है ना वही एंगल यहाँ पर भी थीटा ही होगा, ठीक है। कैसे हुआ वो मैंने आपको मैथमेटिकली बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। देखो बेटा, ये अगर आप देखोगे ना तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो लिहाजा ये जब राइट एंगल ट्राइंगल है ये एंगल 90 होगा, तो ये हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा थीटा माइनस 90, ठीक, सॉरी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर ये 90 है, थीटा ही 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये और ये जो ये एक्स है ये वाई है, ये ऐसी ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो ये पूरा 90 है, तो जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, दैट सिंपल, ठीक है। अब मैंने कहा कि आप जो है ना इस mg को रिजॉल्व कर लें कंपोनेंट में, तो दो कंपोनेंट mg cos थीटा और mg sin थीटा आ जाएंगे। ये वाले एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, तो ये cos थीटा से आएगा, उसके साथ क्या आएगा, sin थीटा आएगा। इस तरह हमारे पास रिएक्शन की फोर्स मौजूद होगी जो कि इस तरीके से होगी, प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, वर्टिकल में होगी, प्लेन से बिल्कुल वर्टिकल है, प्लेन इस तरीके से है तो फोर्स इस तरीके से होगी। इस तरीके से हम चूंकि नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो कि हमने यहाँ पर डिनोट कर ली। बात क्लियर हो गई, इतनी मुश्किल बात नहीं है, बहरहाल यही मेन चीज़ है जो इस टॉपिक में समझनी है, बाकी आगे तो बहुत आसान है। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ ये देखिए आप कि मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लासेस में जब हमने टेंशन एक्सेलरेशन की डेरिवेशंस की थी पुलिस सिस्टम के केस में भी, तो वहां पर मैंने आपको नेट फोर्स निकालना सिखाई थी। मैंने आपको एक बात बताई थी वहां पर कि फर्ज करें कि ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इसके ऊपर ए बी दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, ठीक है, और अपोजिट फोर्स लग रही है सी, ठीक है। तो जो फोर्स होगी वो बराबर होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो फोर्सेस उनको प्लस कर लें और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन जो फोर्स उसको प्लस कर लें, उसको माइनस कर लें, तो आपका टोटल फोर्स आ जाएगी। यानी जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन में आप फोर्सेस को प्लस कर रहे होते हैं और जो अपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस होती है उनको माइनस कर रहे होते हैं। अब मिसाल मैं आपको देता हूं कि मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको 10 न्यूटन की स्पीड से इधर खींचूं और 4 न्यूटन की स्पीड से इधर खींचूं तो ये मार्कर आगे जाएगा 6 न्यूटन की स्पीड से, यानी 10 माइनस 6 की स्पीड से आगे जाएगा। देखो ये 10 न्यूटन की मैंने फोर्स यहाँ लगाई, 6 न्यूटन की यहाँ लगाई, तो ये 4 न्यूटन की स्पीड से आगे जा रहा होगा, यानी 10 जो है 6 जो है वो यहाँ पर 10 में से 6 को माइनस करवा लेगा और 4 न्यूटन की स्पीड से आगे जा रहा होगा, तो इस तरीके से 4 न्यूटन की फोर्स आगे जा रहा होगा, तो इस तरीके से हमें नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जब भी हमें फोर्स कैलकुलेट करनी होती है, तो मेरा माउस देख लूं क्यों नहीं चल रहा, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर जो मैं बात तो समझा ही चुका हूँ सारी। इफ अ बॉडी ऑफ मास m weight mg placed on inclined plane, then weight of the body mg can be resolved into two rectangular component mg cos theta mg sin theta। अब एक बॉडी इसका मास m है, वेट mg है, इंक्लाइन प्लेन पे हमने उसको रख लिया है, तो उसका जो वेट है वो आपको रिजॉल्व किया जा सकता है दो कंपोनेंट में, mg cos थीटा में और mg sin थीटा में। वेयर mg cos थीटा कैंसिल विद द नॉर्मल रिएक्शन r, mg cos थीटा जो है वो r से कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर होंगे ना, और अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को रूल आउट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे,
ठीक है। Therefore resultant force which is the body move downward is given by resultant force जिससे बॉडी मूव करेगी वो होगी mg sin थीटा माइनस एफ। देखो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यहाँ जो है बॉडी है ना इस फोर्स से आगे मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है mg sin उसको ले लेंगे और अपोजिट जो फोर्स होगी उसको हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है, इसलिए आप इस डायरेक्शन में जो फोर्स है mg sin थीटा कोई और होती है तो उसको भी प्लस करते, तो आपने mg sin थीटा लिख ली, फिर माइनस अपोजिट डायरेक्शन जो फोर्स है उसको हमने माइनस कर लिया, तो इस तरीके से फोर्स आ गई। अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो बहुत आसान है, हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एफ ma होता है। आप यहाँ पर वहाँ पर एफ की जगह ma पुट कर लें तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। इसको डिवाइड करा लें और अलग करके लिख लें, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। तो अगर आपके पास एक बॉडी डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन में मूव कर रही हो तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है mg sin थीटा ओवर m माइनस एफ ओवर m, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन हो जिसकी फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद नहीं है, वो इंक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रहा, रियली तो बात करें तो हर सरफेस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करती है, फ्रिक्शन ऑफर करती है, लेकिन फर्ज करें आइडियल केस है, आइडियल केस में मानते हैं फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं हो तो आप फ्रिक्शन को क्या पुट कर लेंगे, जीरो पुट कर देंगे। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन केस में एफ जीरो हो जाएगा, जीरो ओवर एम जीरो हो जाएगा, तो mg sin थीटा और m बचेगा जिसमें से l और m भी कैंसिल हो रहे हैं, तो एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन में आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन g sin थीटा के बराबर होती है। तो ये साइंटिफिक रीजन भी आया था, प्रूफ करें कि जो है ना कैसे आपके पास a g sin थीटा के बराबर होता है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन के केस में, तो आप इस तरीके से साबित भी कर सकते हैं। सिंपल वो इक्वेशन लिखें और इसमें जीरो पुट करके दिखा दें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डेरिवेशन हो गई जो कि इसमें जो फिगर थी वो समझने वाली थी। इसी तरह की एक और डेरिवेशन भी उसको आप करें तो आपके लिए आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी और आप आसानी से आगे मूव कर सकेंगे। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है वो आप पढ़ लें कि इन केस ऑफ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अगर हमारे पास जो है ना वो एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है तो हमारे पास जो है ना वो एक्सेलरेशन जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। देख रहे हैं आप इस फॉर्मूले में कहीं मास नहीं आ रहा, मास आ रहा था पहले आ रहा था मास, लेकिन जब हमने फ्रिक्शन जीरो करी तो फ्रिक्शन जीरो हुई तो ये फैक्टर खत्म हो गया, या mg sin थीटा और m बचा ना, तो m से m कैंसिल हो जाएगा जब d sin थीटा आ गया। अब मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही, यहाँ पर फ्रिक्शन डिपेंड कर रही है थीटा के ऊपर, क्या आपने किस डिग्री एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही थीटा के ऊपर, क्या आपने किस डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन को रखा है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मास आती है। पेपर में ऐसे ही प्रूफ करने को आता है, या तो ये आ जाता है कि ये बताएं कि a g sin थीटा होता है, कैसे होता है, या फिर ये कहते हैं फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन में मास से जो एक्सेलरेशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो आप कैसे, तो वो आप इसको सही से प्रूफ कर सकते हैं। अब अगली डेरिवेशन है हमारे पास, ठीक है, उसमें भी यही करना है कि हमें फोर्स एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। कब के केस के लिए, मैंने कार मूव अपवर्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, जब एक कार जो है ऊपर जा रही है इंक्लाइन प्लेन पे, तो ये हमारे पास वही इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारे पास वो कार है, वो जो पहले बॉडी थी वो नीचे जा रही थी, ऊपर जा रही है कार, ठीक है। तो इसका वेट तो होगा, जाहिर सी बात है, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, आप एक्सिस बना लें, ठीक है। उसी तरीके से वो थीटा एंगल आ गया, ठीक है। वेट को रिजॉल्व कर ले mg cos थीटा में और mg sin थीटा में, ठीक है। अब यहाँ पर mg cos थीटा का जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है कोई, ठीक है, और ना ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है ना ऊपर की तरफ मूव कर रही है, बल्कि इसने mg cos थीटा फोर्स लगाई हुई है इस प्लेन के ऊपर, तो ये उतनी ही इक्वल रिएक्शन दे रहा होगा जो कि r के बराबर होगा। अच्छा देखिए, ये बॉडी जब ऊपर मूव कर रही है ना तो मान सकते हैं इस बात को कि ऊपर बॉडी जा रही है और मिसाल के तौर पर कार ऊपर जा रही है और सडनली उसका इंजन आप बंद कर दें तो थोड़ी देर तक तो ऊपर जाती रहेगी जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो पता है ऊपर जो है ना किसी बॉडी को किसी फोर्स से लेके जाया जाता है, तो पेपर में कभी न्यूमेरिकल हो या कभी डेरिवेशन हो, दोनों केस की आ सकती है कि वो विद फोर्स भी आ सकती है, विदाउट फोर्स भी आ सकती है। तो पहले एक काम करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो ये जो हमारे पास जो बॉडी ऊपर जा रही है वो किसी ताकत से जा रही है, यानी मिसाल के तौर पर कार है तो आपके पास कार वाला जो है वो उसको क्या कर रहा है, इंजन की स्पीड से मूव करवा रहा है, या फिर अगर एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला है तो वो पेडलिंग कर रहा है, एक मोटरसाइकिल वाला है तो वो भी इंजन की मदद से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक पी फोर्स मौजूद है जो कि इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। जब ये पी फोर्स को ऊपर की तरफ लेके जाएगी तो फ्रिक्शन, आपको पता है डायरेक्ट फ्रिक्शन तो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप किस तरीके से इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, वो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है और फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगी,
बैकवर्ड तरफ होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है और हमेशा डायरेक्शन टू द मोशन के अपोजिट होती है, खुद ही अराइज होती है, खुद अब रिएक्शन अराइज हो रही होती है। ठीक है, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। तो ये बात यहाँ पर हो गई। पहले भी यही ऐसी बॉडी मैंने बनाई थी, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ थी, फ्रिक्शन नीचे की तरफ हो गई। ठीक है, तो उस केस की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर मास m है, वेट mg होगा कार का, या फिर कार ही बता रहे हैं कि मूव कर रही है अपवर्ड, तो कार का जो वेट होगा वो mg cos थीटा mg होगा, जो कंपोनेंट में इजाफा करेंगे mg cos थीटा और mg sin थीटा आएगा। mg cos थीटा r से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो फोर्स इससे बॉडी मूव करेगी वो इस तरीके से होगी। देखो ऊपर की तरफ जो जा रही है ना इस एक्सिस के ऊपर, अगर देखो तो एक फोर्स P की ऊपर की तरफ लग रही है, बाकी दो फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही हैं, एक mg sin थीटा और एक F। तो ये दोनों फोर्सेस माइनस हो रही होंगी, यानी P वो फोर्स है जिससे बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, जबकि अपोजिट फोर्सेस जो इसके मोशन को एग्जिस्ट कर रही है वो F भी है और mg sin थीटा भी है। पहले नीचे के केस में mg sin थीटा सपोर्ट कर रहा था मूवमेंट को, नीचे आने की अगर आप बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन में तो mg sin थीटा सपोर्ट करेगा मूवमेंट को, वेट जो है वो सपोर्ट करेगा मूवमेंट को, जबकि ऊपर लेके जाएंगे तो ये वेट रेजिस्ट करेगा मूवमेंट को। तो mg sin थीटा यहाँ पर माइनस हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास F जो है ना उसमें से P में से F को निकालेंगे तो P में से आपने F को भी माइनस करना है और mg sin थीटा को भी माइनस करना है। तो आसान बात कर लें कि टोटल को हमने क्या करना है, माइनस करना है। जितनी अपोजिट फोर्सेस उनको प्लस कर लिया और उनको जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो फोर्सेस है उनसे हमने माइनस करवा लिया। तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, F ma होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट कर लें तो एक्सीलरेशन कुछ यूं आ जाएगी। ठीक है, इसको आप अलग करके भी लिख सकते हैं। अब आप मान लें कि आपके पास जो है ना वो इंजन किसी वजह से स्टॉप हो जाता है, या एक साइकिल मूव कर रही है ऊपर, अभी मैं कार कंस्ट्रक्टर की भी बात कर रहा हूँ, साइकिल फर्ज करें हैं, आप पेडलिंग स्टॉप कर देते हैं तो क्या होगा, हमारे पास इंजन की जो पावर होगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जीरो पुट कर लें तो यह आ जाएगा माइनस g sin थीटा प्लस F/m। ठीक है, जो ये वो केस है अगर आप कंसिडर ही नहीं करते कार किसी फोर्स से ऊपर मूव कर रही है तो वहां पर अगर आप P कंसिडर नहीं करते तो यही आता। बहरहाल अब हमने कंसिडर कर लिया कोई फोर्स नहीं है तो ये आ गया माइनस g sin थीटा प्लस F/m। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारी डेरिवेशन थोड़ी जाम में हो गई। ठीक है, और ऐसे ही करनी है पेपर में। अच्छा, अब इसके बाद हम मानेंगे कि फ्रिक्शन लेस हो गई, फर्ज करें फ्रिक्शन लेस का केस आ गया, तो फ्रिक्शन लेस के केस में हमारे पास ये जीरो हो जाएगा, तो ये माइनस g sin थीटा हो जाएगा, यानी ऊपर जाएंगे तो माइनस g sin, नीचे आएंगे तो g sin थीटा। बहरहाल आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, और जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके पास अगर आप फॉर्मूला यही यूज करें, आप ये नहीं सोचेंगे मैं नीचे मूव कर रहा तो इक्वल टू g sin थीटा, ऊपर मूव कर रहा तो a माइनस g sin थीटा। आप फॉर्मूला वही याद करें, बस एक चीज को याद रखें, ऊपर जाएगा तो आपने जो ऊपर के लिए मतलब अपवर्ड मोशन होगा तो आपने ऊपर वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करने, डाउनवर्ड मोशन होगा डाउनवर्ड मोशन वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करने, बाकी अगर फ्रिक्शन है तो उसको जीरो पुट कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ये मुश्किल वक्त है और इस वक्त पढ़ाई बहुत मुश्किल से स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो उन तक वीडियोस जो कि स्टूडेंट ऐसे हैं जिन तक जो पढ़ नहीं पा रहे या जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग वगैरह को, तो इन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचना जरूरी है। इसलिए बड़ी मेहरबानी उनको जो है ना स्टूडेंट्स को रेकमेंड करें, और उन्हीं के लिए बेसिकली मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ, आपके लिए भी है और सबके लिए ये सदका जारी है। ठीक है, सर मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।